नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। हम भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और हमने भारत के इतिहास की परिभाषा देख ली और इतिहास का विभाजन किस प्रकार से कर सकते हैं हम वो विभाजन देख रहे थे और हमने कुछ 3-4 प्रकार के विभाजन देखे। आज हम इतिहास का अगला विभाजन कि हम इतिहास को और किस हिसाब से बांट सकते हैं। तो हम इतिहास को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में किस प्रकार से बांट सकते हैं, इसके हिसाब से आज बात करेंगे। और इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई और 1948 तक कौन सी जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई उनके बारे में बात करेंगे। मैं आपको इतिहास की शुरुआत से लेकर 1948 तक जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उनके बारे में बता दूंगा, जिससे कि क्या होगा कि जो इतिहास की जितनी भी घटनाएं घटित हुई एक कम समय में आपको पता चल जाएगा और एक इतिहास की अच्छी छवि आपके सामने हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं इतिहास को, तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में इतिहास को बांटते हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत 3 भागों में बांटते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि प्राचीन इतिहास की शुरुआत कहां से हुई, तो इतिहास एक होती है इतिहास की शुरुआत, एक होती है भूगोल की शुरुआत। भूगोल की शुरुआत कब होती है? जब इस संसार का निर्माण होने लगा, जैसे कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, फिर ग्रहों का निर्माण हुआ, फिर पृथ्वी का निर्माण हुआ और पृथ्वी में पर्वत, पठार, नदियों का निर्माण हुआ, फिर जलीय जीवों का निर्माण हुआ, फिर आगे मानव का निर्माण हुआ। जो पृथ्वी में हलचल होने लगी, कुछ पर्वतों का निर्माण होने लगा, ग्रहों का निर्माण होने लगा, वो होता है भूगोल की शुरुआत। और जब मानव की उत्पत्ति हुई, जो मानव की उत्पत्ति से लेके इतिहास पढ़ते हैं 1948 तक, वो हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। जो भौगोलिक घटना हुई वो हम भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, और जो मानव की उत्पत्ति से लेकर 1948 तक जो इतिहास हम पढ़ते हैं वो उसे इतिहास कहते हैं। तो मतलब इतिहास की शुरुआत तब मानी जाती है जब मानव की शुरुआत हुई। तो लगभग इतिहास की शुरुआत आज से लगभग 20 लाख BC बिफोर कॉमन एरा ईसा पूर्व से मानी जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में मानव की उत्पत्ति हुई और पहले मानव एक आदि मानव की तरह रहता था। धीरे धीरे उसके जीवन में सुधार आया। पहला कच्चा मांस खाता था, फिर आग का आविष्कार हुआ, फिर पक्का मांस खाने लगा, पहले पत्थरों का औजार का प्रयोग करने लगा, फिर धातु के औजार का प्रयोग करने लगा, फिर पहले तो अस्थायी निवास था, फिर धीरे धीरे उसका निवास स्थायी होने लगा, बस्तियां बसाने लगा और परिवार नियोजन करने लगा। जो मानव के विकास की अवधि होती है ना, कि मानव किस तरह मानव की उत्पत्ति हुई, कैसे उसने बस्तियों का निर्माण करने लगा और किस तरह हमने जीवन निर्वाह करने लगा। तो प्राचीन भारत का जो पहला टॉपिक है पाषाण काल। इसके अंतर्गत हम मानव के जो निर्माण की या उत्पत्ति हुई और मानव किस तरह एक सही ढंग से इंसान बना और कैसे अपने परिवार का संचालन करने लगा और कैसे वो फिक्स स्थायी बस्तियां बनाने लगा। तो इसको आगे 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर आता है नव पाषाण काल। फिर आगे हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं निम्न, मध्यम, उच्च। तो सबसे पहले आता है पाषाण काल। तो पाषाण काल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मानव के बारे में पढ़ते हैं कि मानव का जीवन की शुरुआत कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ। सबसे पहले तो वो आदि मानव की तरह रहता था, इधर उधर घूमता था, कच्चा मांस खाता था, फिर आग का आविष्कार हुआ, पक्का मांस खाने लगा, फिर पत्थरों का औजार बनाने लगा, फिर धातु की खोज हुई तो धातुओं का औजार बनाने लगा, फिर स्थायी निवास होने लगा, बस्तियां बसाने लगा, परिवार नियोजन
होने लगा। जो मानव की उत्पत्ति से लेकर जो मानव की विकास की अवधि होती है ना, तो हम वो पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर पाषाण काल को हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अंतर्गत बांटते हैं। फिर पाषाण काल को हम निम्न, मध्यम और उच्च में बांट के पढ़ते हैं। तो सिंपल सा ये ध्यान रखना कि पाषाण काल के अंतर्गत मानव के विकास की अवधि के बारे में पढ़ना है। पाषाण काल में हम क्या पढ़ते हैं? मानव के विकास की अवधि पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपने प्राचीन भारत पे पाषाण काल आता है लगभग 20 लाख बीसी पूर्व पाषाण काल की हम मानते हैं समय, और इसमें मानव के विकास के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये आ गया अपने पाषाण काल। फिर दूसरा टॉपिक आता है सिंधु घाटी सभ्यता। जो हम अभी जो वर्तमान में एक जी रहे हैं जिनकी, तो आज से लगभग ये सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी जो हमारी जो जीवन है ना, ऐसा वहां पे जीवन था, परंतु कुछ कारण की वजह से वो सभ्यता पूरी तरह नष्ट हो गई। तो हम मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले ही पढ़ेंगे कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो जो पुरातात्विक स्रोत के आधार पे जो हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके बारे में पढ़ते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से जो महत्वपूर्ण स्थान मिले हैं, उन महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में पढ़ते हैं। और उस महत्वपूर्ण स्थानों से हमें कौन सी सामग्री मिली है और उस सामग्री से हम इतिहास के बारे में क्या पता लगाते हैं, वो पढ़ते हैं। फिर इन सभ्यताओं की खोज किसने की और किस प्रकार इन सभ्यता का नामकरण हुआ, और किस प्रकार नामकरण हुआ और किस प्रकार इस सभ्यता की जो ना टाइम की जो कार्बन डेटिंग पद्धति से किस प्रकार इसके समय का निर्धारण किया गया, ये पढ़ते हैं। फिर हम इसका विस्तार, तो इसका विस्तार कहाँ तक था, उत्तर से कहाँ तक था, पश्चिम में कहाँ तक था, जो दक्षिण में कहाँ तक था, इसके विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। फिर सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी, तो किस प्रकार वो नगरीय सभ्यता था, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर इसका समाज कैसा था, किस प्रकार का समाज था, पितृत्मक समाज था, मात्रात्मक समाज था, समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर सिंधु घाटी में पढ़ते धर्म, किस प्रकार के धर्म की प्रधानता थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं वन व्यवस्था, कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या जाति का गत भेदभाव होता था या नहीं होता था, किस जातियों का प्रभुत्व था, उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर अर्थव्यवस्था, उस समय के लोग किस प्रकार के व्यवसाय करते थे, किस प्रकार की वो जीवन निर्वाह करने के लिए साधन को अपनाते थे, क्या किसी प्रकार की कृषि करते थे या पशुपालन पे अपने जीवन का निर्वाह करते थे, या किसी प्रकार का कुटीर उद्योग या कुछ लघु व्यवसाय करते थे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, अपने व्यापार का संचालन किस प्रकार से करते थे और अपने जीवन का निर्वाह वो किस व्यवसाय के आधार पे करते थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर आयात निर्यात केंद्र, अगर उनका व्यापार एक छोटे क्षेत्र तक सीमित था या वो किसी और क्षेत्र तक सीमित था, क्या वो अपने माल को बाहरी देशों में बेचते थे या कोई बाहरी माल यहाँ पे आके मिलता था, और कुछ धातुओं का वो किस देशों से खरीदते थे या उनका आयात निर्यात करते थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस समय के प्रशासन किस प्रकार का होता था, प्रशासन किस प्रकार का था, क्या न्याय की व्यवस्था थी क्या उस समय, क्या राजा होता है या किसी प्रकार की सरकार थी क्या उस समय, इसके बारे में हम देखते हैं। तो मुख्यतः हम सिंधु घाटी सभ्यता में ये चीजें देखते हैं कि सिंधु
घाटी सभ्यता की में लोगों की अर्थव्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था थी तो लोग किस प्रकार का व्यापार करते थे और किस प्रकार अपने जीवन का निर्वाह करते थे, आयात निर्यात के केंद्र कहाँ कौन से थे, किस प्रकार बाहरी से वस्तुओं का निर्यात करते थे या वस्तु का निर्यात भारत पे करते थे या किसी बाहरी देश से करते थे, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम सिंधु घाटी की जानकारी किन माध्यमों से मिलती है, जो स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, अगर कोई खुदाई से अगर वस्तु मिली तो उस वस्तु के आधार पे हम क्या पता लगाते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थान है उनके बारे में पढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण स्थान किन नदियों के किनारे विकसित हुए उन नदियों के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की और नामकरण कैसे हुआ और किस प्रकार कार्बन डेटिंग पद्धति से उनका समय बताया गया, मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता में ये देखते हैं। फिर उस समय प्रशासन कैसा था, क्या न्याय की व्यवस्था थी, क्या उस समय राजा था क्या इस समय, या क्या कोई किसी प्रकार की सरकार थी, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर सिंधु घाटी सभ्यता हम विस्तार देखते हैं कि इसका विस्तार कहाँ तक था, क्या इसके क्षेत्र उत्तर की तरफ कितना था विस्तार, अपने दक्षिण की तरफ कितना था, पश्चिम की तरफ कितना था, पूर्व की तरफ कितना था, जो कि लगभग वर्तमान हम देखते हैं कुछ स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के अपने पाकिस्तान में चले गए, तो इसकी विस्तार देखते हैं कि किस प्रकार था। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार नगर का संचालन था। मकान देखते कि हम पक्की ईंटों के मकान बने हुए हैं, तो किस प्रकार वो अपने मकानों का निर्माण करते थे, किस प्रकार वो नगर का सही नियोजन किए थे, इसके बारे में पढ़ते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि समाज कैसा था, क्या महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, महिलाओं की स्थिति देखते हैं उसमें उस समाज में क्या पितृ समाज था या मातृ समाज था, देवी देवताओं की पूजा होती या नहीं होती, इनके बारे में पढ़ते हैं। क्या प्रकृति की पूजा होती या नहीं होती, इनके बारे में मुख्यतः पढ़ते हैं। धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धर्म था, अगर वो धर्म था तो समाज के हर व्यक्ति उस धर्म को मानते थे या नहीं मानते थे, इसके बारे में पढ़ते हैं। और वर्ण व्यवस्था, क्या जातियों में भेदभाव था या नहीं था, क्या किसी एक जाति का प्रभुत्व था या नहीं था। तो मुख्यतः सिंधु घाटी में इन पॉइंटों पे डिस्कशन करते हैं कि ये पॉइंटों के बारे में पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था, आयात निर्यात, पुरातात्विक स्रोत, अगर हम इस सब के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही ढंग से पढ़ लेते हैं। तो मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता में ये चीज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका हो गया पाषाण काल, फिर दूसरा आगे आपके सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आपका तीसरा टॉपिक आता प्राचीन भारत में वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक आपकी नगरीय सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता आर्य द्वारा विकसित की हुई एक ग्रामीण सभ्यता थी। फिर आती है एक वैदिक सभ्यता, आर्य द्वारा विकसित सभ्यता, वैदिक सभ्यता। फिर बीच में हम दो भागों बाहर के पढ़ते हैं, तो ऋण वैदिक काल, फिर आता आपके उत्तर वैदिक काल। तो मुख्यतः हम इन पे क्या पढ़ते हैं, इसमें यही कि जो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, वो स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। समाज कैसा था, समाज में किस धर्म का प्रभुत्व था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या जातिगत समाज में जातियों में कोई भेदभाव होता या नहीं होता, उसके बारे में पढ़ते। महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ते, क्या उनको शिक्षा दी जाती या नहीं दी जाती, वहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते। फिर उत्तर वैदिक काल में भी ये चीज पढ़ते और फिर ऋण वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की तुलना करते हैं कि इनमें और इसमें क्या तुलना करने में क्या भिन्नता है। जैसे कि ऋण वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, इसमें महिलाओं की स्थिति एकदम दयनीय हो गई, घर में कन्या का जन्म होना भी अशुभ माना जाता था, बहुत जातियों का भेदभाव होने लगा, तो इसमें स्थिति गिरने लगी। तो उत्तर वैदिक काल और अपने ऋण वैदिक काल की तुलना करते हैं, तो इसमें आपको पता चल जाएगी महिलाओं की स्थिति पहले अच्छी थी, फिर धीरे धीरे खराब होने लगी। पहले जातिगत भेदभाव नहीं था,
पहले बाद में जातिगत भेदभाव होने लगा। तो मुख्यतः हम वैदिक सभ्यता में सिंह वैदिक काल में स्रोत समाज कैसा था, धर्म कैसा था, महिला की स्थिति कैसी थी, क्या जातियों में भेदभाव होता था, शिक्षा किस प्रकार की थी, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी कि लोग अपने जीवन निर्वाह किस प्रकार से करते थे, उनका व्यवसाय क्या था। और वैदिक उत्तर वैदिक काल में भी ये सब हम पढ़ते हैं। फिर हम ऋण वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की तुलना करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मतलब कि अपना तीसरा टॉपिक हो गया एक वैदिक सभ्यता कि सबसे पहला पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आया वैदिक सभ्यता। फिर समाज में बहुत सी बुराइयां फैल गई थी, जातियों में भेदभाव होने लगा, महिला की स्थिति कमजोर होने लगी, कुछ व्यक्ति जो निम्न व्यक्तियों को दबा देते थे उनके अधिकारों का शोषण करने लगे। तो फिर धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जिसमें हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो मुख्यतः हम इन धर्मों के बारे में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले सामान्य परिचय, महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनका बचपन कैसा था, सामान्य परिचय के अंतर्गत ये पढ़ते हैं। फिर किस प्रकार से उन्होंने जो आम व्यक्ति से अपने जैन धर्म से दीक्षित हुए, किस प्रकार उनको ज्ञान मिला, उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर जो उनके ज्ञान के सिद्धांत क्या है, वो किस सिद्धांत पे बल देते, आत्मा या परमात्मा पे बल देते या ईश्वर को मानते या नहीं मानते, इनके धर्म के सिद्धांत क्या है वो पढ़ते हैं। फिर इन धर्मों से कौन से व्यक्ति या कौन से राजा दीक्षित हुए, उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से व्यक्ति इन धर्म से दीक्षित हुए, कौन से व्यक्ति या राजा दीक्षित हुए, कौन सी महिलाएं दीक्षित हुए, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ते हैं प्रचार प्रसार, ये धर्म कहाँ तक फैला था, किस राज्यों तक फैला था, किस राज्यों में प्रचार किया गया था, इनके बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में ये सब ये पढ़ते हैं। और फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना करते हैं कि इनमें धर्म है और इन धर्म में सिद्धांत क्या सेम है या नहीं है, कौन से सिद्धांत अच्छे है या नहीं है, इन दोनों के मध्य में तुलना की जाती है। तो मतलब कि सबसे पहले धार्मिक सुधार में जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं, फिर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं, फिर दोनों की तुलना करके देखते हैं कि कौन से सिद्धांत मैच होते हैं या नहीं होते, या कुछ सिद्धांत अलग अलग है, इनके बारे में पढ़ते हैं। फिर धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद महान जनपदों का उदय हुआ। महान जन मतलब कि बड़े बड़े राज्यों का उदय होने लगा। पहले क्या होता था, पहले आदि मानव, तो अगर मैं पहले बताऊं, पहले क्या होता था, आदमी आदि मानव अकेला रहता था, फिर धीरे धीरे अपना घर बनाने लगा, परिवार नियोजन होने लगा, फिर बस्तियां बनने लगी, फिर बस्तियों से छोटे छोटे गांव का निर्माण होने लगे, फिर गांव से बड़े बड़े उस समूह का निर्माण होने लगा, फिर राज्यों का निर्माण होने लगा। तो महाजनपद का मतलब हो गया, मान मतलब होता बड़े, जन मतलब वहां पे लोग रहते थे, और मतलब महान जनपद जब बड़े बड़े लोगों का समूह, मतलब कि लगभग महान जनपदों में 16 महान जनपदों के बारे में पढ़ते हैं, और जिसमें ऐसे जो विकसित हुआ भगत साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि वो 16 महान जनपद किस प्रकार के थे,
सदस्य कहते हैं, फिर शूरसेन, फिर अवंती, फिर आपके यहाँ पे आता उज्जैन, फिर आपके यहाँ पे आता आपका कंबोज, गांधार। लगभग 16 महान जनपद है, इनमें से सबसे शक्तिशाली वो विकसित हुआ वो है मगध। अपने यहाँ पे हस्तिनापुर, पांचाल, मगध। तो मुख्यतः हम मगध के बारे में पढ़ते हैं, मगध में किन वंशों ने शासन किया उनके बारे में पढ़ते हैं। तो कभी कभी प्रश्न इन महाजनपदों से कभी प्रश्न आता है कि अगर कोई एक महाजनपद देखे आपको पूछ सकता है कि इन महाजनपद की राजधानी कौन सी है, या प्रश्न बन सकता है कि जो महाजनपद है वो वर्तमान में कहाँ पे। तो अभी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हम एक एक महाजनपद के बारे में बात करेंगे कि इस महाजनपद किस वंश का शासन था, जो वर्तमान में कहाँ पे आता है और इसकी क्या विशेषता है। जब हम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे ना तब बता दूंगा। तो 16 महाजनपद हुए, उसमें से मगध ही विकसित हुआ। अगर बात करें मगध ही क्यों सबसे शक्तिशाली व विकसित हुआ, मगध। तो मगध के विकसित होने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो ये पूर्व की तरह था। तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी थी, तो यहाँ पे अच्छी जो मगध था ना वो पूर्व की तरह था, पूर्व में। तो यहाँ पे बहुत सी नदियां आती थी और नदियों से यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ था। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ था तो मिट्टी अच्छी थी, तो अच्छी कृषि होती थी, और अच्छी कृषि होती थी तो अच्छा फसल का उत्पादन होता था और अच्छे फसल से अधिक लाभ मिलता था। तो सबसे हम कह सकते हैं मगध में यहाँ पे मिट्टी अच्छी थी, जलोढ़ मिट्टी थी, अच्छी फसल होती थी और अच्छा लाभ होता था। और एक चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जो उनकी राजधानी थी राजगृह पाटलिपुत्र, जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो शत्रु से रक्षा करती थी। और जंगल में अच्छी लकड़ी मिल जाती थी, हाथी मिल गए, जो हाथी के तो बड़े से बड़े सामान ले जाने में आसानी होने लगी। तो फिर हाथी मिल गए, उपजाऊ मिट्टी हो गई, फिर किलों का निर्माण हो गया। नदियों के किनारे राजधानी थी, पहाड़ियों से राजधानी पाटलिपुत्र, राजगृह नदियों के किनारे थी, पहाड़ियों से घिरी हुई थी, दुश्मनों से रक्षा हो जाती थी, जलोढ़ मिट्टी थी, किलों का निर्माण करने लगे, जंगल में से लकड़ी मिल जाती थी, हाथी हो गए, तो जिससे कि क्या हुआ कि एक सामान दूसरे स्थान पे ले जाना आसानी हो गई। तो हम कह सकते हैं कि इन कारणों की वजह से मगध शक्तिशाली हुआ। कौन से कारण है? किलों का निर्माण, नदियों की किनारे राजधानी थी, लकड़ी मिलने लगी जंगल से, हाथी जो एक स्थान से दूसरे स्थान में अपने सामान ले जाने में आसानी होने लगी थी, धातुओं का आविष्कार हो गया था, तो इसके लोह का आविष्कार हो गया था, जिससे लोह से अच्छे हथियार बनने लग गए थे। इस प्रकार मगध विकसित हुआ। तो मगध में जो शासन किया था, कि मगध में किस राजाओं ने शासन किया था, वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर मैं बताऊं कि आज हमने क्या क्या देखा, तो आज हमने जो हमारा पहला टॉपिक था पाषाण काल, जो इतिहास की शुरुआत होती 20 लाख BC से, वो देख लिया। फिर हमने सिंधु घाटी सभ्यता देख ली। फिर हमने आज वैदिक सभ्यता के बारे में देख लिया, जिसमें आपकी ऋण वैदिक सभ्यता देख ली और उत्तर वैदिक सभ्यता देख ली। धार्मिक सुधार जो आंदोलन हुए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वो देख लिया। कि हम इन टॉपिक के अंदर ये देख लिया कि हमें आगे पढ़ना क्या, किस प्रकार हम छोटे से छोटे डिवाइड करके आगे पढ़ सकते थे। और जो 16 महाजनपद थे उसमें मगध ही क्यों विकसित हुआ, वो
कारण देख लिए थे कि 16 महाजनपद में मगधी क्यों विकसित हुआ, हमने वो कारण देख लिए थे। अगर हम आगे हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे 16 महाजनपद में जिन्होंने शासन किया वो कौन से वंश थे और कौन से वंश के राजाओं ने वहां शासन किया और किस तरह आगे इतिहास बढ़ा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।